हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत की संयुक्त राष्ट्र को सीधे चेतावनी, इजरायल ने उगल ही दिया पूरा सच, 14 दिन में झुके पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अचानक से बिलियन ऑफ डॉलर्स भारत को क्यों पे करना स्टार्ट कर दिया है? अमेरिका के एविएशन एक्सपर्ट्स और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस भारत के सामने क्या डिमांड कर रहे थे जिसको भारत ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है। और चाइना के साथ साथ भारत ने ताइवान के ऊपर क्यों एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन विजिट्स के बारे में, क्योंकि रशिया और चाइना ने तो कंफर्म कर दिया है कि उनके प्रेसिडेंट ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्राजील जाने के लिए तैयारियां भी स्टार्ट कर दी हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की स्टैंड अलोन विजिट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ब्राजील के साथ साथ और कई सारी कंट्रीज को कवर करने वाले हैं। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा स्टार्ट होगी और 2 जुलाई को वो सीधा भारत से घाना जाएंगे, जो कि एक अफ्रीकन देश है। उसके अगले दिन 3 जुलाई को वो घाना से सीधा फ्लाई करके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के टॉप के ऊपर एक छोटा सा देश है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, यहाँ पर जाएंगे। इसके अगले दिन 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सीधा अर्जेंटीना जाएंगे और उसके अगले दिन 5 को प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना से फ्लाई करके ब्राजील जाएंगे, जहां पर वो 3 दिन तक ब्रिक्स समिट को अटेंड करेंगे। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई तक रहने वाले हैं और 8 जुलाई को ब्राजील से सीधा फ्लाई करके अफ्रीका के साउथ में एक देश है नामीबिया, यहाँ पर रुकने वाले हैं और फिर उसके अगले दिन नामीबिया से वो सीधा भारत आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी इस विदेश यात्रा में टोटल 5 देशों को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के बारे में। भारत सरकार ने 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर पराग जैन सर को अगले 2 साल के लिए रॉ का चीफ अपॉइंट कर दिया है। करंट रॉ चीफ रवि सिन्हा सर का टेन्योर 30 जून को खत्म हो रहा है और उनका एक्सटेंशन नहीं मिली है, जिसके बाद 1 जुलाई से पराग जैन सर टेक ओवर करेंगे। पराग जैन सर इस समय एविएशन रिसर्च सेंटर के चीफ हैं और ये भी रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी की एक विंग है जो कि एरियल सर्विलांस और इमेजरी इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करती है। एरियल फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू इंटेलिजेंस गैदर की जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि रॉ, आईबी, सीबीआई वगैरह इन सब के चीफ की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती है, जिसमें केवल 2 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। यानी पराग जैन सर की अपॉइंटमेंट का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज और इससे संबंधित डिस्प्यूट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने जून महीने में अभी तक अडानी ग्रुप को $384 मिलियन की पेमेंट क्लियर कर दी है। टोटल $437 मिलियन बांग्लादेश की सरकार को अडानी ग्रुप को पे करने थे, यानी अभी भी अमाउंट $53 मिलियन कम है। अगर ये $53 मिलियन भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट 30 जून तक पे कर लेती है तो $2 बिलियन में से केवल $500 मिलियन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट के पास बचेगा। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को जनवरी से जून महीने के लिए $20 मिलियन का लेट पेमेंट सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया था। अडानी ग्रुप ने कहा है कि अगर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग टाइम के ऊपर मंथली पेमेंट करती है तो वो $20 मिलियन की लेट फी उनको माफ कर देंगे। चलो, गुड न्यूज ये है कि बांग्लादेश ने भारत की पावर कंपनीज के $2 बिलियन के ड्यूज में से $1.5 बिलियन क्लियर कर दिए हैं और $500 मिलियन भी बचे हैं, जबकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट अब $5 मिलियन ही है। 75% पेमेंट आ गई है एंड अब लग रहा है कि बाकी बची 25% पेमेंट भी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट क्लियर कर देगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी उसके बारे में और अमेरिका से रिक्वेस्ट आई है कि भारत इसकी डिटेल्स हमारे साथ भी शेयर करे। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्सेस रिट्रीव करने के बाद भारत ने सबसे पहले खुद इन ब्लैक बॉक्सेस का डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करने का फैसला किया था। भारत ने ब्लैक बॉक्स की रीडिंग और एनालिसिस के लिए एक लेबोरेटरी बनाई थी। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये लैब वहां पर ही बनाई गई थी। 2 महीने पहले अप्रैल महीने में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इस लैब का इनॉग्रेशन भी किया था और उस समय कहा था कि आज के बाद भारत को एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्सेस दूसरी कंट्रीज में नहीं भेजने पड़ेंगे। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वर्ल्ड क्लास लैब अब भारत में ही ओपन कर दी है, जिसके बाद हम क्रैश इन्वेस्टिगेशन खुद ही करेंगे और किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। लेकिन जब एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के ब्लैक बॉक्सेस रिट्रीव हुए तो उनको काफी ज्यादा डैमेज पहुंच गया था, जिसके कारण भारत के ऑफिशियल्स कहने लगे कि हमें इन ब्लैक बॉक्सेस को अमेरिका भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो 2 महीने पहले शुरू हुई लैब है उसमें उतनी इक्विप्ड और एडवांस्ड इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन किसी कारण ये फैसला किया गया कि अब लैब अगर भारत में बना दी गई है तो डेटा रिट्रीव करने की एटलीस्ट कोशिश भी होनी चाहिए। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की इस ब्लैक बॉक्स लैब को फ्लाइट 171 के ब्लैक बॉक्स का डेटा रिट्रीव करने में एक बड़ी सफलता मिल गई है। अब डेटा एक्सट्रैक्शन और डाउनलोडिंग के बाद इस पूरे डेटा का एनालिसिस किया जाएगा
और एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद एक्सीडेंट का एग्जैक्ट कारण बताया जाएगा। इस बीच अमेरिका के यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की चीफ जेनिफर होमेंडी ने बोला है कि वो भारत की इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रही हैं एंड अमेरिका ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत ब्लैक बॉक्स से जो भी डेटा रिट्रीव करेगा उसको अमेरिका के साथ भी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ इस डेटा को शेयर करना चाहिए। एविएशन सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी और इवन पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत इस केस की फाइंडिंग्स अमेरिका के साथ भी शेयर करे। अभी जो एयर इंडिया की फ्लाइट 171 थी, ये अमेरिका की बोइंग कंपनी का एयरक्राफ्ट था, इसलिए अमेरिका इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है क्योंकि बोइंग कंपनी के प्लेन्स अमेरिका में वाइडली यूज होते हैं और करोड़ों लोग उनके ऊपर डेली फ्लाई करते हैं। अमेरिका कई लेवल के ऊपर भारत के साथ कोऑपरेट कर रहा है। बेशक अब हम ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिट्रीव करने के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय डेटा अमेरिका के साथ जरूर शेयर करेगा। अब वो कब होता है ये फैसला भारत सरकार का होगा। फिलहाल तो हम खुद ही डेटा एनालिसिस करके इस क्रैश का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट भी इसी क्रैश से संबंधित है, लेकिन इसमें यूनाइटेड नेशंस का एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि यूएन ने भारत सरकार को कांटेक्ट किया और कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोब भारत में चल रहा है उसमें यूनाइटेड नेशंस भी शामिल होना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस ने भारत से कहा कि वो अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेटर भारत को भेजेंगे, यानी भारत में भेजेंगे, जो भारत में इन्वेस्टिगेशन टीम की हेल्प करेगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत सरकार को कांटेक्ट किया और कहा कि उनका एक इन्वेस्टिगेटर भारत में प्रेजेंट है और भारत सरकार उसको ऑब्जर्वर का स्टेटस देकर अपने साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर ले। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेन क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन में आज से पहले अपने इन्वेस्टिगेटर्स कभी डिप्लॉय नहीं किए हैं, लेकिन इस बार जो यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की, न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि इस स्टेज में वो यूनाइटेड नेशंस या फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाने की परमिशन नहीं देंगे। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी जांच कर रहा है और ब्लैक बॉक्स का डेटा भी डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है और जल्दी इसके ऊपर अपडेट सामने आएगी और भारत इसको लेकर जो भी अपडेट होगी वो साझा कर लेगा, ये कहना है भारत का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटिश नेवी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने F-35 को मूव करने का भारत का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने खुद इसकी पुष्टि की है और ये बताया है कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ही मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी है, वहां पर ब्रिटिश नेवी के F-35 को शिफ्ट कर दिया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश इंजीनियर्स और ग्राउंड टेक्नीशियंस की 40 मेंबर्स की एक टीम को भारत भेजा जा रहा है। जब ये लोग भारत आएंगे उसके बाद इस F-35 को इस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी से एक अलग एंगल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर ब्रिटेन के ग्राउंड टेक्नीशियंस इस एयरक्राफ्ट के ऊपर रिपेयर वर्क करेंगे। अब ये 40 मेंबर्स की टीम भारत कब पहुंचती है ये तो खैर पता नहीं, इसकी डेट्स ब्रिटिश हाई कमीशन ने रिलीज नहीं की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ताइवान और चाइना को लेकर। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सेफगार्ड करने के लिए भारत ने ताइवान के ऊपर भी एक्शन लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने क्या किया कि काफी सारी कंप्लेंट्स के बाद रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाई थी। कंप्लेंट थी चाइना और ताइवान दोनों के खिलाफ। ये दोनों ही देश प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स भारत की मार्केट में बेहद लो कॉस्ट के ऊपर डंप कर रहे थे, जिसके कारण भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को काफी नुकसान हो रहा था। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स उन मशीन्स को कहा जाता है जो रॉ प्लास्टिक मटेरियल्स को मोल्ड और शेप करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। अब सुनने में तो आपको ये एक ही कैटेगरी लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर हजारों कैटेगरी की मशीन्स कवर होती हैं जो हजारों तरह की प्लास्टिक आइटम्स को बनाती हैं। अब इस कारण से भारत के मैन्युफैक्चरर्स को काफी करोड़ों रुपीस का नुकसान हो रहा था। इसलिए अब भारत सरकार ने चाइना और ताइवान की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स बनाने वाली कंपनीज के ऊपर 27% से लेकर 67% की एंटी डंपिंग ड्यूटी अनाउंस कर दी है। और ना सिर्फ चाइना और ताइवान, इन दोनों कंट्रीज में जो दूसरी कंट्रीज की कंपनीज हैं जिनके ऑफिस कहीं और हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है, उनके ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। दरअसल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा है कि सीजफायर से पहले ईरान के साथ जो 12 दिन का वॉर था उसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को भी एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी साइड में ही नहीं आया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर उस दौरान अयातुल्ला खामेनेई उनकी नजर में आता तो वो उसको भी एलिमिनेट कर देते, लेकिन ऐसी कोई ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी इजराइल डिफेंस फोर्सेस को मिली नहीं क्योंकि खामेनेई पहले से अंडरग्राउंड हो गया था। इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान मिलिट्री के कई सारे सीनियर कमांडर्स को एलिमिनेट किया एंड उसके बाद जो उनकी जगह नए कमांडर्स बने थे अयातुल्ला खामेनेई, उनके साथ भी नहीं मिला था। अयातुल्ला खामेनेई की लोकेशन इस बार इजराइल को पता नहीं चली और कहा जा रहा है कि इस बार अयातुल्ला खामेनेई जहां पर भी छुपा था उसके कई मीटर्स तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फोन, इलेक्ट्रिक वॉच या फिर इस तरह की डिवाइसेस को ले जाने के ऊपर पूरी तरह से मनाही थी, ताकि जो लेबनान में पेजर अटैक हुआ था वो दोबारा से रिपीट ना हो और खामेनेई के कोऑर्डिनेट्स और उसकी लोकेशन लीक ना हो।
वैसे देखा जाए तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आयतुल्लाह खामेनी को मारने और रेजिम चेंज करने से मना कर दिया था, लेकिन इजराइल ने आयतुल्लाह खामेनी को एलिमिनेट करने का पूरा मन बना लिया था। और इससे पता चलता है कि जब खुद की सिक्योरिटी की बात आती है तो इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुनता है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। भैया लास्ट में कि भैया इजराइल किसी की नहीं सुनता, जब अपने वो तो है भाई, और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों सुने? उस कल को उसके ऊपर मुसीबत आएगी तो कोई दूसरे को थोड़ी कोई तकलीफ होनी है, होनी तो उन्हीं को तकलीफ है। आपकी लड़ाई आपकी अपनी होती है। हाँ, कोई हेल्प कर रहा है तो ठीक है, पर कल को नहीं करे ना, कुछ गड़बड़ हो जाए, उसको कहीं और फायदा हो रहा हो तो किसी और पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। और ये इनका जो F-35 जो अभी तक पड़ा हुआ है हमारे यहीं पर, वो तो भैया कमाल की न्यूज़ है कि अभी तक उनके लोग ही नहीं आ रहे हैं जिन्होंने ठीक करना है, अभी तक वो ही नहीं पहुंच रहे हैं, और कब पहुंचेंगे उसकी भी न्यूज़ अभी तक नहीं है। पर हैरानी की बात ये थी कि भाई जब तक वो नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको तुम हटा नहीं सकते हो। देखो तो सही, फिर तुम होते कौन हो जो डिसाइड करोगे? तुम इंडिया की धरती पर हो। इफ़ इंडिया डिसाइड्स, द गवर्नमेंट डिसाइड्स, व्हिचएवर अथॉरिटी डिसाइड्स कि ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको इस पर्टिकुलर एरिया में करना है, तो होना चाहिए। आई डोंट नो हम क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? वो कौन होते हैं बताने वाले? वेट कर रहे हैं ब्लैक बॉक्सेस की। ओह यस, सबसे क्रिटिकल वो है कि वो चेक करें, डबल चेक करें, कंफर्म करें हुआ क्या था। उसके पीछे बहुत बड़ी मतलब मिस्ट्री है कि क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। एयर इंडिया की डेफिनेटली उससे फ्यूचर डिपेंड करता है कि किसकी गलती थी, प्लेन की गलती थी या खुद की गलती थी, उससे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है एयर इंडिया के ऊपर। बिल्कुल, और डिसीजन बहुत अच्छा है कि जैसे यूएन या कोई बाहर की जो दूसरी बोल रहे हैं कि हम आए और देखें तुम होते कौन हो। दिस इज इंडिया का मैटर, इंडिया का एक्सीडेंट हुआ है, इंडिया में हुआ है, इंडिया की प्लेन है, बट उनको शेयर किया जाएगी, शेयर करेंगे, पर वहाँ पे आके तुमको मतलब ये अपनी मतलब कहते हैं ना जैसे पावर डिफाइन करना वो होता है। तो अगर आप बुला लोगे तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा। तो बहुत अच्छी बात थी कि उनको मना किया, का शेयर करेंगे जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर आएगा कोई नहीं जब हम लोग चेक कर रहे हैं, और उसी की वेट हो रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।